तो बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका गुरुजी के और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल गुरुजी एजुकेशन। बच्चों आपको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर में आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो बच्चों जब भी हम दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं या रगड़ते हैं तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाता है, जिस कारण कोई भी पदार्थ कैसा हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और बच्चों जानते हैं हम कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में सारा उसका जो है भार केंद्रित रहता है और यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिकीय बल के कारण दोनों एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं और इसके आसपास की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते रहते हैं। नाभिक से दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल का मान कम होता है और परमाणुओं की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम आकर्षण बल से नाभिक से बंधा होता है, जो परमाणु से निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाता है और इसी को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत ही कम ऊर्जा के कारण दूसरे पदार्थ में चला जाता है। और किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जिस पदार्थ में कार्यफलन का मान कम होता है उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्यफलन वाले पदार्थ में चला जाता है। तो बच्चों हमने घर्षण विद्युत में कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो कांच की छड़ में आ गया था धन आवेश। क्या आ गया था? धनावेश। और रेशम के कपड़े में क्या आ गया था? ऋणावेश। मतलब और धनावेश क्यों आता है? क्यों होता है धनावेश? इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। और ऋणावेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। या दूसरे शब्दों में इसको कहेंगे प्रोटॉन की अधिकता के कारण कौन आएगा? धनावेश। और इधर प्रोटॉन की कमी के कारण कौन आएगा? ऋणावेश आएगा। तो जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम के कपड़े में चले गए होंगे, इसलिए कांच की छड़ में क्या आ गया था? धन आवेश आ गया था। और दूसरे शब्दों में समझते हैं हम इसको, धनावेश और ऋणावेश को। मान लिया कोई पदार्थ है, इस पर 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अनावेशित है। और कोई पदार्थ है जिसमें 3 प्रोटॉन है और 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी कैसा पदार्थ है? अनावेशित पदार्थ है। अब मैं क्या काम करता हूं, इस पदार्थ में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ से रगड़ने पर ला देता हूं, या इस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ दिया या घर्षण कराया आपस में, तो इसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसकी स्थिति क्या हो गई? अब इसमें 5 प्रोटॉन तो थे, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ अधिक कौन हो गया? यहाँ पर अधिक कौन है? अधिकता किसकी हो गई? अधिकता किसकी हो गई? ऋणावेश की। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे इसको? इस पर क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया। उसी प्रकार से
हमने मान लिया कि इस पदार्थ को किसी पदार्थ से घर्षण कराया तो इस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले गया। मतलब इसमें क्या आ गई स्थिति, इसमें स्थिति ये आ गई कि 3 तो प्रोटॉन हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब यहाँ अधिकता किसकी हो गई? धन आवेश की अधिकता हो गई, कि अधिकता प्रोटॉन की अधिकता हो गई। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋण आवेश आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमने एक बात सीखा कि यहाँ पर जो है कोई भी पदार्थ आवेशित इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से होता है, इलेक्ट्रॉन के एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में जाने से होता है। प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं होता, स्थानांतरित कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से नाभिकीय बल से बंधे होते हैं जिसका मान बहुत अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत चुंबकीय बल से बंधे होते हैं जिनका मान नाभिकीय बल से कम होता है। इसलिए स्थानांतरित कौन होता है, ट्रांसफर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी पदार्थ में पदार्थ को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। आगे देखते हैं बच्चों हम, आवेशित जब किसी पदार्थ को कर देते हैं तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव आता है। देखते हैं द्रव्यमान पर प्रभाव, किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव आएगा आवेशित होने में। हम जानते हैं बच्चों, प्रोटॉन का मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10⁻31 kg। और स्थानांतरित कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्वयं का द्रव्यमान है। मतलब कोई भी पदार्थ धनावेशित हो गया है, कोई भी पदार्थ धनावेशित हो गया है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या आई थी? कमी आई थी, कमी आई थी, निकला था, यहाँ से निकला, मतलब द्रव्यमान क्या होगा? कुछ ना कुछ द्रव्यमान की यहाँ पर क्या होगी? कमी होगी। और कोई पदार्थ यदि ऋणावेशित है तो ऋणावेशित कब होता है? जब उस पर कोई दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन आ जाए। जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, द्रव्यमान कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। हमको यहाँ से एक बात समझ में आई कि धनावेश, जब किसी पदार्थ में धनावेश आ जाता है तो उस पदार्थ में द्रव्यमान का मान कुछ ना कुछ कम हो जाता है, और जब कोई पदार्थ में ऋणावेश आ जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ उसके द्रव्यमान में मान बढ़ जाता है। तो ये रहा छात्रों आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या घर्षण विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आप यूं ही हमारे गुरुजी एजुकेशन पर अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।